गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 11 विषय स्टैटिक्स, जिसमें चैप्टर 1 माहिती का एकत्रीकरण, जिसमें आज हम डाक द्वारा प्रश्नावली की पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे। डाक द्वारा प्रश्नावली के शब्द ऊपर से ही आप लोग समझ सकते हो कि ये पद्धति डाक द्वारा होती है। अर्थ: आदर्श प्रश्नावली तैयार करने के पश्चात जिससे सूचना प्राप्त करनी हो, ऐसे उत्तरदाता को दी गई समयावधि में सभी प्रश्नों के उत्तर देकर वापस भेज देने का निवेदन के साथ डाक द्वारा प्रश्नावली भेजी जाती है। जब आदर्श प्रश्नावली तैयार हो जाती है, उसके बाद जिससे हमें सूचना प्राप्त करनी है, ऐसे उत्तरदाता को जो समय मर्यादा निश्चित की गई होती है, उसी दरमियान सभी प्रश्नों के उत्तर उन्हें देकर वापस ये आदर्श प्रश्नावली डाक द्वारा भेजने को निवेदन किया जाता है, जिसे डाक द्वारा प्रश्नावली की पद्धति कहते हैं, जिसमें प्रश्नों के उत्तर लिखकर उन्हें डाक द्वारा देना होता है। इसलिए प्रत्येक उत्तरदाता को उनके पते वाला योग डाक टिकट लगाया हुआ प्रति उत्तर का लिफाफा भेजना आवश्यक है। जो उत्तर का वो लिफाफा भेजते हैं, उन्हें उस पर अपना एड्रेस होना चाहिए, जिससे हमें सूचना प्राप्तकर्ता का एड्रेस पता चले। उत्तरदाता द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। उन्हें सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। प्रश्नावली के प्रश्न स्पष्ट, संक्षिप्त, सरल, सटीक एवं स्वतः स्पष्ट होना चाहिए। प्रवर्तमान समय में प्रश्नावली कंप्यूटर तथा ईमेल द्वारा या फिर मोबाइल द्वारा भी भेजा जा सकता है। आज के समय में हम प्रश्नावली कंप्यूटर के द्वारा, ईमेल द्वारा तथा मोबाइल के द्वारा भी हम भेज सकते हैं। अब इसके गुण: जब सूचना प्राप्ति का क्षेत्र विशाल हो, तब सूचना एकत्रित करने हेतु इस पद्धति की उपयोगिता विशेषकर होती है। जब हमें सूचना प्राप्त करनी है और वह क्षेत्र विशाल हो, तब इस पद्धति का उपयोग विशेषकर होता है। यह पद्धति अधिक से अधिक उपयोग में ली जाती है। दूसरा, यह पद्धति सरल और कम खर्च से सूचना प्राप्त करती है। यह पद्धति कैसी है? सरल है और कम खर्च से ही सूचना प्राप्त हो जाती है। सिर्फ डाक द्वारा जो प्रश्नावली होती है, उन्हीं का खर्च होता है। तीसरा, जिन क्षेत्र में व्यक्तिगत या टेलीफोन के माध्यम द्वारा संपर्क करना कठिन हो, ऐसे क्षेत्र में रहे उत्तरदाताओं के गणक इस पद्धति द्वारा सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जो क्षेत्र में टेलीफोन या व्यक्तिगत कोई भी संपर्क नहीं हो सकता, उस क्षेत्र में यह पद्धति द्वारा हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। आज भी ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर टेलीफोन की सेवा उपलब्ध नहीं है। इसके दोष, इसकी मर्यादा क्या क्या है? पहला, जब उत्तरदाता अशिक्षित हो तथा उनमें असहकार की भावना हो, तब यह पद्धति अनुपयोगी सिद्ध होती है। जो उत्तरदाता हो वो कैसा हो? अशिक्षित हो और उसमें कोई भी सहकार की भावना न हो, तब यह पद्धति उपयोगी सिद्ध नहीं होती है। दूसरा, कितनी बार उत्तरदाता से प्राप्त सूचना गलत होती है अथवा अधूरी या उत्तर दिए बिना ही प्रश्नावली गणक को वापस भेज दी जाती है। कितनी बार ही प्रश्नावली कैसी होती है? जो हमें उत्तर प्राप्त होता है वह उत्तर गलत होता है, और कितनी ही बार अधूरी या फिर उत्तर दिए बिना ही प्रश्नावली को भेज दिया जाता है वापस। तीसरा, आलसी उत्तरदाता प्रश्नावली खो देते हैं या सूचना देने में विलंब करते हैं। चौथा, इस पद्धति में उत्तरदाता को
सूचनों की स्पष्टता दे सके या प्रश्नों का अर्थघटन करने में सहायभूत हो, ऐसे व्यक्तिगत की कमी रहती है, व्यक्ति की कमी देखने को मिलती है, जिससे प्रश्नों का गलत अर्थघटन होने की पूरी संभावना रहती है, जिससे प्रश्नों का गलत तरीके से हम अर्थघटन कर सके, ऐसी संभावना पूर्ण रूप से बनी रहती है। गणक द्वारा प्रश्नावली की पद्धति। सबसे पहले इसका अर्थ। इस पद्धति में गणक स्वयं उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। इस पद्धति में क्या होता है? इस पद्धति में जो गणक होते हैं वो स्वयं ही उत्तरदाता को प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, आमने सामने मिलते हैं और प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करते हैं और स्वयं मिलकर जो भी प्रश्न होते हैं उसके उत्तर प्राप्त करते हैं, जिसे गणक द्वारा प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नों के उत्तर गणक स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं। जो उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देते हैं वह गणक अपने स्वयं अपने हस्ताक्षर द्वारा लिखते हैं, अपने हाथ के द्वारा उत्तर लिखते हैं। इस प्रकार पूर्व पद्धति और इस पद्धति में यह अंतर है। इस प्रकार से डाक द्वारा प्रश्नावली और गणक द्वारा प्रश्नावली में यह अंतर पाया जाता है कि उत्तरदाता को प्रश्नावली डाक द्वारा भेजी जाती थी, जबकि यहाँ गणक स्वयं प्रश्नावली ले जाकर उत्तरदाता से प्रत्यक्ष मिलते हैं। डाक द्वारा प्रश्नावली में क्या होता है कि डाक द्वारा प्रश्नावली तैयार करके भेजी जाती थी और इसमें गणक स्वयं जाकर उत्तरदाता से प्रत्यक्ष मिलकर प्रश्न के उत्तर प्राप्त करते हैं। यहाँ यदि गणक उत्साही, विनयी, प्रामाणिक, कार्यकुशल हो तो उत्तरदाता से प्रश्नों के अनुरूप योग्य उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। गणक को उत्तरदाता के साथ अनावश्यक विवाद में नहीं उतरना चाहिए। प्रश्न के रिलेटेड ही सवाल पूछने चाहिए या फिर उतनी ही बात करनी चाहिए तथा उनकी मानहानि न हो इसका ध्यान रखना चाहिए। चौकन्ने रहकर मैत्रीपूर्ण वातावरण का सर्जन करना चाहिए। ऐसा स्पष्ट सूचना गणक को दी जाने वाली आवश्यक है। ऐसी सूचना गणक को देनी चाहिए। अब इसके गुण। योग्य गणकों का चयन करके उत्तरदाता से संपूर्ण, सच एवं अति योग्य सूचना यहाँ प्राप्त हो सकती है। दूसरा, जब उत्तरदाता अशिक्षित या असहकारक हो तब उत्तरदाता को योग्य घोषणा एवं स्पष्टीकरण द्वारा योग्य सूचना की प्राप्ति की जा सकती है। वह अपने कार्यक्षमता के दम पर योग्य उत्तर प्राप्त कर सकता है। तीसरा, प्रश्नावली खो जाने की या प्रश्नों की अधूरी सूचना प्राप्ति का प्रश्न यहाँ उपस्थित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गणक स्वयं प्रत्यक्ष मुलाकात लेता है। चौथा, प्राप्त सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। इस पद्धति द्वारा जो सूचना प्राप्त होती है वह अधिक भरोसेमंद होती है। इसके दोष। पहला, कभी कभार पर्याप्त मात्रा में विशेषज्ञ गणकों को प्राप्ति का कार्य कठिन बन जाता है। कितनी ही बार इसमें जो गणकों द्वारा प्राप्त करने का जवाब होता है वो कार्य कठिन भी बन जाता है। दूसरा, बड़ी संख्या में नियुक्त गणकों से उनको चुकाने का मेहनताना जांच के कुल खर्च में वृद्धि करता है। उनके खर्च की संख्या भी बढ़ जाती है जांच के आधार पर। तीसरा, जांच हेतु अप्रशिक्षित गणकों को प्रशिक्षण देने का कार्य अति कठिन है। तदुपरांत प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात वे कुशलतापूर्वक, प्रामाणिक रूप से या कार्यदक्षता से कार्य कहेंगे ऐसा मान लेना भी योग्य नहीं है, जिससे उनके द्वारा प्राप्त सूचना शंकास्पद बन जाती है। जब किसी गणक को
प्रशिक्षण दिया जाता है तब वह योग्य रूप से सूचना प्राप्त कर सकेगा। ऐसी मान्यता भी हमें नहीं करनी चाहिए। जिसके द्वारा सूचना प्राप्त होती है वह सूचना भी कैसी हो जाती है, शंकास्पद बन जाती है। चौथा, जब उत्तरदाता विशाल क्षेत्र में फैले हुए हो तब यह पद्धति अनुपयोगी बन जाती है। ऐसी स्थिति में जांच खर्च व समय में वृद्धि होती है। जब जांच का क्षेत्र विशाल हो और विशाल क्षेत्र में सारे उत्तरदाता फैले हो तब यह पद्धति उपयोगी सिद्ध नहीं होती है और इसमें जांच व खर्च का समय में वृद्धि होती है। समय भी अधिक लगता है और खर्च भी अधिक होता है। पांचवा, गणकों को उत्तरदाता के साथ समय का तालमेल बैठाना पड़ता है। जो गणक होते हैं उन्हें भी उत्तरदाता के हिसाब से समय का ध्यान रखना पड़ता है अथवा कितनी बार एक ही उत्तरदाता से 2-3 बार मुलाकात करनी पड़ती है। फलस्वरूप निर्धारित समय में पूर्ण कार्य संभव नहीं हो पाता है। जो समय नक्की किया होता है उस समय में जांच का कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है। प्राथमिक सूचना एकत्रित करने की पूर्व चर्चा की गई 3 पद्धतियों में से किस पद्धति का स्वीकार करना चाहिए, इस पे आपको विचार करना है। उसके कोई नियम नहीं है। जांच हेतु पद्धति के चयन का आधार निम्नलिखित बातों पर रहा हुआ है, जिसमें पहला है जांचाधीन आने वाले क्षेत्र का विस्तार व प्रसार। दूसरा, जांच का उद्देश्य। तीसरा, वित्तीय व्यवस्था। चौथा, समय मर्यादा। पांचवा, कुशल गणकों के उपलब्धता की संभावना। छठा, सावधानी का स्तर।